सुप्रभात दर्शकों, प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर 10th स्टैंडर्ड चिल्ड्रन। पिछले वीडियो में बेटा प्रेमचंद जी की जो कथा थी, बड़े भाई साहब कहानी, प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी का वीडियो मैंने आपको बनाकर भेजा था। आज आपके कोर्स में जो गद्य की तीसरी विधा है, तीसरा पाठ जो है लीलाधर मंडलोई जी द्वारा रचित लोक कथा ततारा वामिरों की कथा, इसका वीडियो आपके समक्ष लेकर आई हूँ बेटा, ताकि आपकी समझने में उसे आसानी हो सके। तो लीलाधर मंडलोई, उनका जन्म सन 1954 की जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गुड़ी गांव का नाम है गुड़ी नामक गांव में उनका जन्म हुआ था और इनकी शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यभार भी इन्होंने संभाला है। लीलाधर मंडलोई मूलतः कवि हैं और इनकी रचनाओं में, इनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की जो मिठास है और वहाँ के जनजीवन का सजीव चित्रण किया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा हुआ उनका यह जो गद्य है, ये गद्य उसी पर लिखा गया है। ततारा वामिरों की कथा एक लोक कथा है बेटा। मंडलोई जी की दूसरी प्रमुख काव्य कृतियों के नाम है घर घर घूमा, रात बेरात, मगर एक आवाज़, देखा अनदेखा और काला पानी। इस प्रकार ये उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम हैं। अब बेटा जो सभ्यता जितनी पुरानी होती है, उस सभ्यता से संबंधित अनेक किस्से कहानियाँ इतिहास में प्रचलित होते हैं, परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि हर किस्से कहानियाँ जिस रूप में घटित हुए हों या सुनने पढ़ने में हमें देखने को मिलते हो, वह बिल्कुल वैसे ही हों। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि हर किस्से कहानियों के पीछे या लोक कथा के पीछे कोई न कोई सीख अवश्य उसके पीछे निहित होती है, जो हमारे समाज के उद्धार के लिए आवश्यक होती है और उसके लिए काम लगती है। तो प्रस्तुत पाठ जो है बेटा ततारा वामिरों की जो कथा है, इसी द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है, जिस द्वीप में विद्वेष की गहरी जड़ें जमा चुकी थी। विद्वेष, लोगों के बीच में आपसी वैमनस्य और द्वेष की जो भावना थी, वो गहरी जड़ें उसकी वहाँ पर स्थापित हो चुकी थी। उस विद्वेष की जड़ को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए ततारा और वामिरों जो युगल है, उस युगल को उन्हें अपना आत्म बलिदान देना पड़ा। उसी युगल के बलिदान की कथा ततारा और वामिरों की कथा इस पाठ में बताई गई है कि दोनों की जो कथा है, लेकिन उस कथा के पीछे क्या उद्देश्य है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस कथा से क्या सीख मिलती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रेम जो है, प्रेम एक खूबसूरत एहसास है बेटा, प्रेम सात्विक होता है। तो प्रेम जो है वो सभी लोगों को आपस में जोड़ने की कोशिश करता है। नफ़रत जो है दिलों को दूर करती है, एक दूसरे से मनुष्य को दूर करती है और इसलिए समाज के लिए अपने प्रेम का, जीवन का बलिदान जो कोई भी व्यक्ति करता है, उसे समाज और उसकी सभ्यता हमेशा हमेशा के लिए उसे याद करती है और उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाता है। उसके बलिदान के बाद समाज में एक नया बदलाव आता है बेटा, और उसी बदलाव की बात ततारा और वामिरों की प्रेम कथा के माध्यम से लेखक ने लोगों के समक्ष प्रस्तुत की है। तो अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं बेटा कि ततारा जो है एक सुंदर, बलिष्ठ और सहयोगी युवक था। सहयोगी अर्थात सबकी सहायता करने वाला बच्चा था। सभी लोगों में, गांव के लोगों में ततारा नाम का जो लड़का था, युवक था, वो सभी में बहुत ही प्रसिद्ध था, प्रिय था। गांव के लोग उससे बड़ा आदर करते, उसका सम्मान करते और गांव के उत्सवों में उसे हमेशा बुलाते थे। वह समयानुसार जैसे जैसे उससे बन पड़ता, वह सबकी सहायता करता था। उसके पास एक लकड़ी की तलवार थी जो हमेशा वह अपनी कमर में बांधे रखता था। हालांकि भले ही वो उस लकड़ी की तलवार का कभी उपयोग नहीं करता था, लेकिन लोगों का मानना था कि लकड़ी की तलवार में कोई दैवी शक्ति अवश्य छिपी हुई है। लोक कथा है बेटा। वह न तो कभी इस तलवार का प्रयोग करता और न ही उस तलवार को अपने से अलग करने की कोशिश करता था। अब क्या हुआ, एक बार शाम को समुद्र के किनारे टहलते हुए ततारा घूमता हुआ घूम रहा था कि अचानक उसके कानों में किसी मधुर गीत की आवाज़ गूंजने लगती है। ततारा उस
गाने की मधुर आवाज़ को सुनते हुए सुध-बुध खोते हुए उसके पीछे पीछे उस आवाज़ तक पहुंच जाता है। वहाँ जाकर उसने क्या देखा बेटा कि समुद्र के किनारे उनकी लहरों में बेसुध कोई एक लड़की जो थी, मधुर युवती जो थी, सुंदर युवती, उस गीत को, मधुर गीत को वह गा रही थी। वह एक श्रृंगार गीत था। अचानक समुद्र की एक लहर ने उस लड़की वामिरा को, उस युवती वामिरो को भिगो दिया और उसने गीत गाना बंद कर दिया। तभी ततारा जो वहाँ पहुँचा उसके पीछे से, उसने उससे पूछा कि तुमने गाना अचानक क्यों बंद कर दिया। वामिरो चौंक पड़ती है और तभी उसने बेरुखी से उसे जवाब दिया कि पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो और इस प्रश्न को मुझसे क्यों पूछ रहे हो, क्या कारण है। ततारा उसे फिर भी बार बार उसी गीत को पूर्ण करने का आग्रह करता रहा। इसके बाद उसने परिचय पूछा, तब उसने बताया कि वह लपाती गांव की रहने वाली लड़की है, युवती है और उसका नाम वामिरो है। इस प्रकार वामिरो और ततारा दोनों का प्रथम मिलन हुआ, पहली बार दोनों का परिचय हुआ। इसके बाद अब वामिरो घर पहुंचकर बार बार ततारा को मन से याद करती रही। उसके मन में एक स्वाभाविक है बच्चे कि हर युवती के मन में या युवक के मन में अपने जीवन साथी के प्रति उनके मन में कुछ अवधारणाएं होती है, पूर्व कल्पना होती है कि मेरा जीवन साथी ऐसा होगा। ईश्वर ने ये भाव सबके मन में दिया है। तो उसी तरह से वामिरो भी स्वाभाविक है, एक युवती थी, तो वो बार बार घर आने के बाद जब से वो ततारा से मिली तो उसके मन में वो उसके बारे में सोच रही थी और जैसी उसने कल्पना की थी अपने जीवन साथी के लिए, वह ततारा उसे ठीक वैसा ही दिख रहा था, उससे वैसा ही अनुभव हो रहा था। उसके जो अंदाज़ था कि वो उसी हिसाब से है, बिल्कुल उसके अंदाज़ के जैसा। तो वह जानती थी, लेकिन मन से वह जानती थी कि वह जिस गांव की रहने वाली है उस गांव दूसरे गांव के युवक के साथ वैवाहिक संबंध बनाना उनके गांव की परंपरा के खिलाफ था, विरुद्ध था। उधर ततारा जो था शाम के वक्त चट्टान पर, समुद्री चट्टान के पास वहीं खड़े होकर वामिरो का इंतज़ार या उसकी प्रतीक्षा करने लगा। वामिरो की उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। उसे वामिरो के आने की आशा बहुत कम थी, लेकिन तभी अचानक नारियल के झुरमुट के बीच से उसे वामिरो आती हुई दिखाई दी। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। प्रिय व्यक्ति को देखकर एक स्वाभाविक खुशी होती है। वो खुश हो गया और दोनों एक दूसरे के सामने खड़े शब्दहीन खड़े रहे। कोई बातचीत दोनों के बीच न हो, मौन, सिर्फ मन से एक दूसरे को पसंद करना। मूक का अर्थ है मूक प्रेम, बिना कुछ बोले शब्दहीन दोनों खड़े रहे। सूर्यास्त हो गया, अंधेरा जैसे ही बढ़ने लगा वामिरो की चेतना जाग जाती है और एक लड़की, एक युवती होने के नाते वह वहाँ से अपने घर की तरफ दौड़ पड़ती है। ततारा वहीं चुपचाप खड़ा रहता है। अब ततारा और वामिरो का जो मूक प्रेम था, जिसमें उन्होंने कभी आपस में कोई शब्दों की लेन देन नहीं की, फिर भी मन से एक दूसरे को पसंद करना कोई बुरी बात नहीं थी, वह सात्विक प्रेम। तो वो मूक प्रेम जो उनका था, लपाती गांव के कुछ युवकों को पता चल गया। उन्होंने गांव के लोगों को, जो बड़े बुजुर्ग थे, उनको ये बात बता दी, समझाया। लोगों ने अब उनको समझाना शुरू कर दिया, सीख देना कि ये हमारे गांव की परंपरा के विरुद्ध है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वे दोनों नहीं माने, हालांकि उन्होंने कोई सख्त कदम नहीं उठाया। कुछ ही समय में पास के गांव, पासा गांव में, पासा नामक एक गांव था, वहाँ पर पशु पर्व का आयोजन किया गया। वर्ष में ही एक बार इस आयोजन किया जाता था इस पर्व का। तो गांव के सभी लोग एकत्रित हो गए। ततारा की आंखें वामिरो को ही ढूंढ रही थी, लेकिन जैसे ही वामिरो ने ततारा को देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। पास खड़ी वामिरो की जो माता जो थी, उसको ये अपमानजनक लगा कि ये मेरी पुत्री जो है इस युवक को देखकर रो रही है। तो उसने क्या किया, उसने ततारा को अनेक प्रकार के बुरे शब्द कहकर उसे अपमानित किया। गांव के जो लोग खड़े थे उन्होंने भी ततारा के विरुद्ध आवाज़ें उठाना शुरू कर दिया। ततारा के लिए यह सब असहनीय हो गया। उसके मन में ये जो विद्वेष की परंपरा थी, उनको गांव की परंपरा पर उसके मन में वो परंपरा के खिलाफ
जो जड़ता थी उसके विरुद्ध उसके मन में क्रोध उत्पन्न होने लगा कि लोग इतने जड़ क्यों हैं किसी भी परंपरा को लेकर। ततारा का क्रोध बढ़ने लगा। वामीरा लगातार रो रही थी। वामीरो जैसे ही उसका क्रोध बढ़ता चला गया, उसका हाथ जो है उसके पास जो वह लकड़ी की तलवार थी, उस तलवार की ओर उसका हाथ जाता है। वह तलवार निकाल लेता है और अपने क्रोध को शांत करने के लिए उसने तलवार को धरती में घोंप दिया और धरती में घोंपने के बाद पूरी ताकत से उसे उस तलवार को वो अपनी ओर खींचता चला गया। चारों ओर जो लोग खड़े थे पर्व मनाने के लिए, सन्नाटा छा जाता है और क्रोध में आते हुए वह तलवार से लकीरें खींचता गया और लोगों ने देखा कि जहाँ जहाँ उसने तलवार से लकीरें खींची थी वहाँ से धरती फटने लगी थी। ये लोक कथा है बेटा। तो उस तलवार की दैवी शक्ति का असर था कि वो प्रेम से जो उसने तलवार क्रोध से जो घोंपी, उससे धरती में दरारें पड़ गई और जहाँ तक वह उसे ले गया कि अंतिम छोर तक जब वह पहुँच गया तो पूरा द्वीप 2 टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। दुर्भाग्य से ततारा एक तरफ और वामीरो द्वीप के दूसरी तरफ दोनों अलग अलग हिस्सों में रह जाते हैं। ततारा को जब होश आया तो उसने देखा कि उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसना शुरू हो गया था। उसने छलांग लगाकर दूसरे द्वीप का सिरा पकड़ना चाहा, लेकिन वह न कर पाया और वामीरो वामीरो चिल्लाता हुआ लहूलुहान हो गया और समुद्र की सतह में वह डूब जाता है। और वामीरो इधर ततारा के डूबने के बाद अपनी आँखों के सामने जब उसने उसे डूबते हुए देखा, प्रिय व्यक्ति को, तो वामीरो उसके गम में पागल हो जाती है। खाना पीना छोड़ देती है, घर से अलग होकर ततारा को खोजती फिरती, परंतु उसको कोई सुराग न मिल सका। इस प्रकार दोनों जो है ततारा और वामीरो विभक्त हो जाते हैं। आज वामीरो नहीं है। दोनों ने अपना अपना बलिदान दे दिया इस एक रूढ़िवादी परंपरा की ओर आवाज़ उठाने के लिए कि समाज में कुछ बदलाव आए। वह बदलाव लाने के लिए दोनों ने अपना आत्म बलिदान दे दिया और आज दोनों नहीं है, लेकिन उनकी जो दोनों की ये प्रेम कथा है, जो मूक प्रेम दोनों के बीच पनप रहा था, उस प्रेम कथा का अंडमान और निकोबार द्वीप के प्रत्येक घर में आज भी यह कथा सुनाई जाती है। निकोबारियों का विचार है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार का जो दूसरा टुकड़ा हुआ था वह लिटिल अंडमान ही है। ततारा और वामीरो के बलिदान के बाद, देखो हमेशा कोई न कोई बलिदान के बाद लोग उस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देते हैं। तो इसी प्रकार से ततारा और वामीरो का बलिदान भी व्यर्थ नहीं गया और दोनों ही एक सुखद परिवर्तन यह हुआ कि दोनों ही गांव के लोगों ने आपस में फिर वैवाहिक संबंध बांधना स्वीकार कर लिया और दोनों एक दूसरे के साथ वैवाहिक संबंध बांधने लगे। तो कहने का तात्पर्य यही ततारा और वामीरो की कथा का अंत होता है। तो प्यारे बच्चों, बात यह है कि लोक कथा है। लोक कथा ज़रूरी नहीं है कि जैसे वो है वैसे ही हमें बताया गया, लेकिन उस कथा के पीछे जो उद्देश्य छिपा है हमें उसको देखना है कि समाज में बदलाव लाने की खातिर उन युगल ने दोनों ने अपनी जानों का बलिदान दिया। लेकिन सुखद परिवर्तन समाज में ये हुआ कि तब से जो विद्वेष था दोनों गांव के बीच वैवाहिक संबंध न बांधने का, वह रूढ़िवादी जो परंपरा थी वह परंपरा तोड़ी गई और दोनों आपस में एक वैवाहिक संबंध बांधने लगे। तो हर चीज़ के पीछे, लोक कथा के पीछे छिपे मूल उद्देश्य को हमें देखना है और लोक कथा का आनंद उठाते हुए हमें उस कथा को आत्मसात करना चाहिए। उसके पीछे जो छिपा मर्म है, लेखक का जो उद्देश्य है, समाज में बदलाव का जो उद्देश्य है वह परिपूर्ण होता है और यही एक नागरिक का फ़र्ज़ होता है। शुक्रिया बेटा। मैं मानती हूँ कि आपको इस पाठ का सारांश मैंने जो सरल भाषा में बताने का प्रयास किया बस समझ में आ गया होगा। अब आपका जो अगला पाठ है उसका वीडियो मैं जल्द ही आपको भेजूँगी। तब तक के लिए अलविदा। शुक्रिया बेटा।